जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर। दोस्तों, लैब असिस्टेंट फिजिक्स की इस क्लास में लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था जो अपनी इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। उसमें ओमेगा क्या होता है, टी क्या होता है, ए क्या होता है, एक्स क्या होता है, यानी कि आवर्ती, आवर्तकाल, कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। पोजीशन, बात क्लियर। अब मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में अपन पोस्टमार्टम करेंगे किसका, फेज का, कला, ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव इसका अपन पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई अपने पास क्वेश्चन क्या होती है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है। तो अपन x पढ़ लिया, x क्या होता है, कोई भी पार्टिकल यदि एसएसएम कर रहा है, कण एसएसएम कर रहा है, तो उसकी स्थिति को बताता है, पोजीशन को बताता है। ये क्या है, एम्पलीट्यूड, आयाम, मैक्सिमम पोजीशन, यानी कि जो मीन कंडीशन वहां से मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, समझ गए। क्योंकि इस साइड और इस साइड जाना होता है, तो इस साइड कितना दूर जा सकता है, इस साइड कितना दूर जा सकता है, दोनों सेम ही होता है। उस साइड बोलोगे तो ए प्लस में, इस साइड ए माइनस में, ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इस अंदर वाले पार्ट की बात करें, इसमें भी आपने ओमेगा तो समझ लिया। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवर्ती। बात क्लियर, ठीक है। तो ओमेगा टी प्लस फाइव हिंदी में बोलते हैं कला, इंग्लिश में बोलते हैं फेज, कला। ठीक है, तो क्या है, देखिए, कला वह भौतिक राशि है जो किसी क्षण पर एसएचएम करते हुए कण की स्थिति, यानी कि इसकी जानकारी देगी, एक्स की वेग यानी कि वेलोसिटी जो अपन निकालेंगे, इसका dx by dt करके v निकालेंगे उसकी, और गति की दिशा की, यानी कि मतलब अगर एसएचएम, अगर ये मीन पोजीशन है, मध्य स्थिति, और ऐसे ऐसे गति होती है, तो उसकी डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है या फिर यहाँ पे इस साइड है, ऐसे किस साइड वो गति कर रहा है। ठीक है, उसकी संपूर्ण जानकारी कौन देगा, ये कला, फेज। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। रेडियन क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। बात क्लियर। पहले तो एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, क्षण। तो क्षण क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे अगर आपको किसी ने बोल दिया कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो फिक्स 2 सेकेंड पर उसको बोलते हैं क्षण। इंग्लिश में आता ना इंस्टेंट, इंस्टेंट। तो क्षण वो होता है, क्षण यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट है। मैंने बोला t इज इक्वल टू 1, फिक्स 1 सेकेंड, 0.9999 सेकेंड पे भी नहीं, फिक्स 1 सेकेंड पे। बात क्लियर। तो उस फिक्स पॉइंट को डिफाइन करता है कि हाँ उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कंडीशन। ठीक है, तो गति की दिशा की संपूर्ण जानकारी देती है, इसका मात्रक रेडियन होता है। अब ये जो पूरा है ना, इसको बोलते हैं कला, इसको पूरे को बोलते हैं फेज। ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको बोलते हैं कला, फेज। अब इसके अंदर एक फाइव और है, तो फाइव को बोलते हैं कला नियतांक या फिर प्रारंभिक कला, कला नियतांक या फिर प्रारंभिक कला, यानी कि फेज कांस्टेंट या फिर इनिशियल फेज। बात क्लियर। यूनिट क्या होती है, रेडियन। इंग्लिश में क्या समझोगे, फेज ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कंप्लीटली एक्सप्रेस द पोजीशन, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ये जो फेज है, ये इसके किस किस चीज को शो करेगा, पोजीशन, किसी भी टाइम के लिए पोजीशन, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी डिफाइंड बाय फेज। ओके, तो फेज विल गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम अबाउट पोजीशन, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। बात क्लियर। चलिए, ये तो हो गया इसका सब कुछ अपन ने मामला पढ़ लिया। अब इसको समझते हैं। अब इसमें और मैंने कहा ना, पोस्टमार्टम तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, पोस्टमार्टम में ये 4 लाइनें लिख के तो होता नहीं है। तो चलिए, पोस्टमार्टम कैसे करना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो यूनिट है वो रेडियन होती है। ये क्या है, इनिशियल फेज है। ठीक है, जिसको कला नियतांक भी बोलते हैं, प्रारंभिक कला, फेज कांस्टेंट, बात वही है। ठीक है, हिंदी में कला नियतांक, इंग्लिश में फेज कांस्टेंट
यहाँ पर प्रारंभिक कला, इनिशियल फेज। बात क्लियर? अगर आपको बोले कि सिर्फ कला, तो सिर्फ कला ये होती है। ओनली फेज बोले तो पूरा ये होता है, लेकिन फेज कांस्टेंट तो ये होता है कला नियतांक, मतलब ये ओनली फॉर पाई। बात क्लियर? चलिए, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इसका मात्रक यूनिट रेडियन कैसे होती है, यूनिट इसकी रेडियन कैसे होती है वो थोड़ा समझाओ। तो मैं आपको वही समझाऊंगा, ठीक है? यूनिट रेडियन कैसे होती है मैं आपको वही समझाने वाला हूं। अब देखो, कितनी मुश्किल से साफ होता है भैया, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष। चलिए, अब देखो आपके पास इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस आई। समझ गए? अब आपको पता है कि साइन के अंदर जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, तो जैसे कि मैंने लिख दिया साइन, इसके अंदर कुछ भी लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, उसका मात्रक हमेशा रेडियन होगा, हमेशा रेडियन होगा। अगर कॉस है उसके अंदर भी कुछ भी हो अंदर वाला, उसका मात्रक हमेशा रेडियन होगा। बात क्लियर? अगर टेन है कॉट है कुछ भी हो, थीटा की जगह जो भी चीज आती है ना वो क्या होती है, अपने आप में रेडियन होती है, वो रेडियन बन जाती है, उसका मात्रक अपने को रेडियन ही होता है। ठीक है, रेडियन ही मानना होता है। क्यों? क्योंकि भाई अंदर रेडियन होगा तभी तो ये साइन वाला काम करेगा। मैं अंदर आज थोड़ी लिख सकता हूं कि साइन, साइन के अंदर लिख दिया 3 मीटर, ये क्या है, ये तो नॉट, इट इज नॉट वैलिड, इनवैलिड है ना। तो साइन के अंदर क्या लिख सकता हूं मैं, 3 रेडियन जरूर लिख सकता हूं, 3 रेडियन लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन या फिर आप चाहो तो फिर इसको 3 डिग्री भी लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप उसको रेडियन चेंज करके काम कर दो, आगे नेक्स्ट अपना प्रोसेस जो भी है, ठीक है। लेकिन ये मीटर वगैरह नहीं लिख सकते, समझ गए? तो जो अंदर आएगा वो क्या आएगा, एक्चुअली कौन ही तो आएगा भाई, अंदर क्या आएगा, एंगल ही तो आएगा। तो एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। बात क्लियर? ठीक है। हाँ, डिग्री अपन सामान्य बोलचाल में यूज करते हैं, बाकी जब भी फॉर्मूले में पुटअप करते हैं तो मैंने बताया ना रेडियन काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 का इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन। अभी तो और समझाऊंगा, इतना ही नहीं। हाँ, अब देखो, अब इसका मात्रक रेडियन होता है। अब ये अंदर कुछ भी बन सकता है, अंदर ये 90 डिग्री बन सकता है, 180 बन सकता है, तो कुछ भी बनेगा तो साइन का कुछ ना कुछ मान आएगा, साइन का कुछ ना कुछ मान आएगा। और वो मान का मान जैसे कि मान लिया कि अंदर साइन क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, तो उसका मान आ गया 1। 1 आ गया तो 1 तो 1 ही रहता है, 1 का कोई मात्रक तो है नहीं। साइन 90 में वो अपने को पता 90 तो क्या है एक्चुअली, जो साइन अगर मैं बोलूं साइन π/2 इक्वल टू 1, तो ये π/2 तो एक्चुअली किसमें, रेडियन में। लेकिन ये जो 1 वैल्यू है ये इसका क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं है, तो ओनली फॉर ये कांस्टेंट है वैल्यू 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि ये 1 आ रहा है तो इस साइड देखना, ये x अगर मैं a को बट्टे में लेके जाऊं, x अपॉन a, अब x किस में है, स्थिति, पोजीशन मीटर में, आयाम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम स्थिति मीन पोजीशन से, वो भी किसमें, मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसल, तो ना तो यूनिट इस साइड है ना यूनिट इस साइड है। बात क्लियर? तो हमेशा ये इक्वेशन में भी चीजें सेटिस्फाई होगी, हमेशा इक्वेशन में भी चीजें सेटिस्फाई होगी, ध्यान रखना, ठीक है। समीकरण के दोनों तरफ की के मात्रक सेम रहेंगे, समझ गए? अगर जैसे यह मीटर है तो ये भी मीटर, और इसके गुणा में कोई दूसरा मात्रक है नहीं, गुणा में क्या आ गया, 1 आ गया, मीटर इज इक्वल टू मीटर, ये समझ लो, ऐसे भी समझ सकते हो। बात क्लियर? चलिए, अब ये तो समझा दिया मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से। अब मैं आपको समझाता हूं दूसरा और तरीका कि रेडियन ही क्यों होगा। तो आपको पता है ओमेगा टी प्लस 5, अब इसका अपने को मात्रक निकालना है, यूनिट निकालना है। तो आपको यहां से बात क्लियर हो गई होगी, ओमेगा एक्चुअल में क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या होती है, ओमेगा की रेडियन पर सेकंड, इनटू इसकी टी की क्या होती है, सेकंड, प्लस फाई क्या है, एक्चुअल में एंगल है, ठीक है। फाई क्या है, एंगल है, कौन को शो करता है, ठीक है। इसका क्या होगा, रेडियन। फाई क्या होता है, स्टार्टिंग वाला फेज है अपने, ठीक है, तो रेडियन। सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो रेडियन प्लस रेडियन, कुल मिला के क्या बन जाएगा, रेडियन। समझ गए? तो इसकी यूनिट क्या आएगी, रेडियन आएगी। बात क्लियर? चलिए, अब देखते हैं आगे। अब सर हमको ये बताओ, ये
फेज और स्टार्टिंग फेज और ये मामला है क्या, पूरा हमारे खोपड़ी में अभी अच्छे से बैठा नहीं है, तो अच्छे से बिठाओ। चलिए वही काम करता हूं, इसको अच्छे से आपकी खोपड़ी में बिठाने का। देखो मैंने बताया था आपको कि भाई साइन का जो फंक्शन होता है, साइन के फंक्शन में देखोगे जब अपनी यात्रा स्टार्ट करता है तो यहां पे देखो थीटा कितना होता है, यहां पे थीटा होता है पाई/2, यहां पे थीटा 0, ठीक है, यहां पे क्या हो गया पाई, यहां पे क्या हो गया 3π/2, यहां पे 2π। समझ गए? अब फिर से यहां से स्टार्ट करेगा तो आप 0 मान सकते हो, फिर इसको 0 से ऐसे बात क्लियर। तो ये वाला हो गया प्रोसेस पूरा कि भाई 0 से पूरा 2π तक कैसे घूमता है, ठीक। और 3 बार अपनी मीन पोजीशन हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में, एक बीच में पाई पे और एक एंड में, ठीक है। टॉप पोजीशन कहां होगी, π/2 इस साइड, 3π/2 इस साइड नीचे की तरफ। बात क्लियर। यही मैं इसको यदि एक वर्त ले लू, क्या ले लू, सर्किल ले लू, सर्किल के चारों ओर घूमने की बात करते हैं। चलो सर्किल है, उसके चारों ओर घूमने की बात करते हैं। यहां देखो, अगर सर्किल के चारों ओर घूमने की अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, ठीक, यहां से स्टार्ट करूं तो एक्चुअली आपको पता है यहां पे आऊंगा तो कितना होगा π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे आके 2π। लेकिन मैंने पूरा एक राउंड पूरा किया, तब ये कितना एंगल में घूम रहा हूं, कितना एंगल में घूम रहा हूं, 2π एंगल घूम रहा हूं। देखो यहां से यहां जाऊंगा तो मैंने कितना किया एंगल कवर, π/2। फिर मैं यहां से यहां गया तो ये पाई एंगल कवर किया, यहां तक गया तो इतना एंगल कवर किया, ये 3π/2 और ये पूरा एंगल 2π, यानी कि एक चक्कर में 2π, ठीक है, आधे चक्कर में पाई। बात क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस थीटा को समझ सकते हो कि एंगल कहां कैसे अपन दिखा सकते हैं। बात क्लियर। अभी चीजें समझते हैं, अभी इन चीजों को समझते हैं। अब देखो अब होगा क्या एक्चुअली में, फेज और फेज कांस्टेंट और वगैरह इन सब की नीड क्यों पड़ी, ये है अपनी मीन पोजीशन। समझ गए। अब ये स्थिति होती है, ये कंडीशन होती है मीन पोजीशन, यानी कि x = 0, x = 0। यहां पे कोई विस्थापन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब इस साइड वाले को मैं मानता हूं, चलो मान लिया कि इसको पॉजिटिव का a, इस साइड वाले को नेगेटिव है। बात क्लियर, ठीक। तो कोई कण क्या करेगा, गति स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा, फिर से ऐसे आएगा, वापस इस साइड जाएगा, यहां आके अपना एक राउंड पूरा करेगा, एक राउंड पूरा कर देगा, ठीक है। अब देखो, अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं अच्छा वाला, कि आप झूला झूलते हो, ठीक है, झूला झूलते हैं ना, तो जब झूला झूलते हैं तो झूले की गति भी क्या है, एक टाइप से सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऐसे में, ठीक है, ऐसे तो होता है झूले में, इस साइड जाके आते हैं, इस साइड। तो अब देखो मान लिया कि जरूरी थोड़ी है भाई, आपने किसी को बोला कि चल एक काम कर मेरे को धक्का दे, तो वो धक्का देने वाले पे डिपेंड करता है कि आपको धक्का किस प्रकार देता है, कहां से आपकी स्टार्टिंग करवाता है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें जोर बहुत ज्यादा है वो तो क्या करेगा, इसी मीन पोजीशन से आपको धक्का दे देगा, आप इस साइड जाओगे, फिर ऐसे ऐसे स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोई क्या करेगा, आपको खींच के पीछे ले जाएगा, झूले में ऐसा भी करता ना, कोई खींच के पीछे ले जाएगा और फिर यहां से छोड़ देगा या फिर धक्का देकर छोड़ देगा। समझ गए। तो स्थिति दोनों है, एक बार की कंडीशन में तो यहां से स्टार्ट किया आपने ऐसे, एक बार की कंडीशन में आपने यहां से ऐसे स्टार्ट किया, तो क्या दोनों ही कंडीशन में क्या एसएसएम की समीकरण सेम रहेगी, एसएसएम की इक्वेशन सेम रहेगी। तो बस वही बात समझने की है, एसएसएम की इक्वेशन टोटली सेम नहीं रहेगी, कुछ चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्या होगा, कलानीता, इनिशियल फेज, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक कला क्या बता रहा है कि किस स्थिति से, किस पोजीशन से उसने एसएसएम स्टार्ट किया, किस पोजीशन से उसने एसएसएम स्टार्ट किया। अब मान लो कि मैं एसएसएम कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से कर रहा हूं, ध्यान से समझना है, ये बातें कोई नहीं समझाएगा और बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये समझ गए ना, उसके बाद न्यूमेरिकल कोई बड़ी बात नहीं है।
न्यूमेरिकल कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा हूं कि बारीक बारीक चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, और ये पता नहीं होती, इसी कारण क्या होता है लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ऐसे भी कोई पूछ सकता है क्या, ऐसे भी कुछ निकल सकता है क्या। ठीक है, तो अब जैसे कि यहां से कोई स्टार्ट हो रहा है ऐसे से, तो यहां से स्टार्ट होगा तो ऐसे यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मैं बताऊं देखो यहां मतलब इस वाली स्थिति को बोलते हैं एंगल 0, यहां पे आएगा तो ये पाई बाय 2 ऐसे जाते हुए, अभी बीच में कहीं पर होगा वो क्या होगा पाई बाय 4 वाली स्थिति, पाई बाय 4 वाली स्थिति। ठीक है, फिर वापस यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा पाई, लेकिन इसका मुंह किस साइड होगा, इस साइड होगा, 0 पे मुंह इसका इस साइड था, पाई पे इसका मुंह इस साइड होगा, हालांकि स्थिति ये है लेकिन इसका मुंह क्या है, इस साइड, समझ गए। तो देखो मैंने बताया था क्या क्या बताता है, स्थिति वेग, वेग जब पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा, स्थिति 0, गति की दिशा, तो यदि 0 में बोलूं फेज तो गति की दिशा ये हो जाएगी, अगर पाई बोलूं तो गति की दिशा ये हो जाएगी, बात ये समझ रहे हो ना, बाकी स्थिति तो वही है। फिर यहां हो गए, यहां हो गए वापिस, तो यहां बन जाएगा 3 पाई बाय 2, ठीक है, वापिस घूम के वापिस यहां हो गए तो यहां बन जाएगा 2 पाई, क्लियर। तो 0 और 2 पाई क्या है, सेम कंडीशन है, 0 और 2 पाई पे मुंह एक ही साइड होता है, सेम साइड, सेम साइड, एक ही साइड मुंह होगा, समझ गए, क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा था और यहाँ पे एंड कर रहा है, तो फिर से वो स्टार्टिंग वाली कंडीशन में ऐसे आएगा, बात क्लियर। तो अब देखो, तो अब अगर ये एसएचएम इस पॉइंट से स्टार्ट होता है तो आप क्या लिखोगे समीकरण, समीकरण लिखोगे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आपको सर फाई कहां गया, भाई फाई है ही नहीं, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या है +0, क्योंकि कहां से स्टार्ट कर रहा है 0 से, इनिशियल फेज क्या है 0, तो इसलिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी +0, बात क्लियर। अब मैं आपसे बोलता कि यहां से स्टार्ट करो पाई बाय 4, या फिर मान लिया कि ये वाला एग्जांपल कोई आपको यहां पे खींच के लेके गया, फिर आपको धक्का दिया, फिर आपको धक्का दिया, तो फिर उस कंडीशन में आपका बन जाएगा पाई बाय 2, यानी कि आपसे कहां से स्टार्ट किया पाई बाय 2 कंडीशन से, पाई बाय 2 से स्टार्ट किया, समझ गए, बात क्लियर ना, कि आपको यहां खींच के लेके गया फिर उसके बाद पाई बाय 2 से धक्का है, बात क्लियर, समझ गए। अगर यहां से स्टार्ट कर रहे होते तो इनिशियल फेज क्या था, x इज इक्वल टू ए साइन पूरा पूरा ऐसे कैसे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, तो समझ गए। अब किसी भी पॉइंट से, जहां ये पॉइंट से किस किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाला फेज कांस्टेंट कला नियतांक चेंज जाएगा, कला नियतांक चेंज जाएगा, बात क्लियर। हाँ ठीक है, समझ गए सारी चीजें। तो ये होता है फेज, इस पूरे को बोलोगे फेज, और ये फेज कांस्टेंट, समझ गए, फेज और फेज कांस्टेंट, ये दोनों बात होगी क्लियर, ठीक है। ये बात इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा फेज है, पूरा फेज है यानी कि कला, ठीक है, और अंदर वाला है फेज कांस्टेंट कला नियतांक, इनिशियल फेज प्रारंभिक कला, बात क्लियर होगी। ओके, अब शायद इतना लंबा भाषण दिया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर मजा आए तो कमेंट जरूर कर देना अच्छा वाला। चलिए, तो अब ये हो गया काफी यहां पर, अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अब देखो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, पहला न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल मैंने 29/6/2022, इसका मतलब क्या है, 2022 में जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें 29 तारीख वाला पेपर, एक तो 28 को हुआ था पेपर, एक 29 को हुआ था, तो 29 तारीख वाले पेपर में ये सवाल पूछा गया। हालांकि मैं नॉर्मली कभी भी जब मैं थ्योरी क्लास पढ़ाता हूं उसमें एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन नहीं करता, मैं लास्ट में अंत में जब पूरा चैप्टर पूरा होने के बाद वो कराता, लेकिन फिर भी चलो क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए, आपको मजा आए, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, सिंपल था, ठीक है, पूछ लिया। देखो, ए हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बिलो इक्वेशन, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक आवर्त गति निम्न समीकरण से प्रदर्शित की जाती है, दोलन की आवृत्ति ज्ञात करो। अब क्या करना है आपको, ये समीकरण दी हुई है, मैंने बताया था आपको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करनी है, ठीक है, क्या करना है, कंपैरिजन करना है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, साइन। अब देखो बहुत बार चीजें क्या होती है कि मतलब यहां पे हो सकता है कुछ चीज कॉस में दी हुई हो तो आपको फिर साइन में बदल के तुलना करनी होती है, समझ गए। लेकिन फिर उस कंडीशन में ये होता है कि आपको क्या पूछा गया वो भी ध्यान रखना है, क्या पूछा गया। अगर आपको ये पूछा गया आयाम, तो जब देखो साइन और कॉस में बदलोगे तो अंदर वाली चीज चेंज होगी, साइन और कॉस में आपस में बदलोगे तो अंदर वाली चीज चेंज होगी, बाहर वाले पे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय एक माइनस साइन अगर कोई आ जाए तो किसी कंडीशन में, ठीक है। वो तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक। अब अपने को क्या पूछा है, दोलन की आवृत्ति पूछा है, तो इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें भी अगर ये कॉस में भी दिया होता तो ये इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा कुछ ऐड होता है या घटता, ठीक है। तो उस केस में भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, बात क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां से देखोगे तो अपने को ए तो पूछा नहीं है, कोई मतलब नहीं, एक्स इज इक्वल टू एक्स, ए अगर पूछता तो क्या होता, 0.1 हो जाता। अब इसने पूछा है ओमेगा, तो आपको जो ओमेगा टी वाला पोर्शन है, यानी जो टी के गुणा में जो पार्ट आता है, यहां पे टी के गुणा में क्या होता है ओमेगा, इसमें आपके टी के गुणा में क्या है 200, टी के गुणा में क्या है 200, यानी कि ओमेगा आ गया रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा आ गया रेडियन पर सेकेंड। इसने आपसे पूछा क्या है, दोलन की आवृत्ति पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, इट इज नॉट आस्किंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो आपको पता है ओमेगा एक्चुअली में क्या होता है 2 पाई एफ होता है, इज इक्वल टू 200 रेडियन पर सेकेंड। अब आपको निकालना एफ निकालना है, तो 200 बाय 2 पाई, यानी कि 100 बाय पाई, इसमें आ जाएगा हर्ट्ज में, 100 बाय पाई इसमें आएगा हर्ट्ज में। मैं आपको सी ऑप्शन था, शायद सी ऑप्शन सही हो रहा था, उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए सब कुछ दे रखा था, उसमें 200 भी था ऑप्शन में, 100 भी था, ठीक है, उसमें 200 अपॉन पाई भी था, और शायद सी ऑप्शन था एक 100 अपॉन पाई, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, 100 अपॉन पाई क्या हो जाएगा 100 अपॉन पाई। बात क्लियर, तो सवाल सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट, समझ गए, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो ये साइन और कॉस का लफड़ा क्या है, अगर ये कॉस में दिया होता ना, तो किस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आपसे इनिशियल फेज पूछे, यदि इनिशियल फेज पूछे, स्टार्टिंग फेज पूछे उस कंडीशन में भी तुलना करके, तो फिर बात थोड़ी मतलब अलग बन जाती है, समझ गए। फिर उस केस में आपको दोनों को साइन में, उसको भी कॉस में दिया होता तो साइन में बदलते, तो फिर यहाँ कुछ ये जो 0.1 है ना, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता या फिर घट जाता, मिलके बनता। बाकी अगर ओमेगा पूछे आपसे, ठीक है, तो ओमेगा निकाल सकते हो, और जैसे ही ओमेगा निकलेगा उससे आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, एफ भी निकाल सकते हो, दो चीजें निकाल सकते हो, समझ गए। क्या निकाल सकते हो, ये आयाम निकाल सकते हो, एबिलिटी निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ध्यान रखना जब आपसे पूछे कि इनिशियल फेज, समझ गए, इनिशियल फेज वाला पूछे तब उस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, बात क्लियर। कोई आपसे ये पूछे कि भाई अगर ऐसा लिख के दे दिया cos 200t प्लस पाई बाय 4, तो आप ये मत बोल लेना कि इनिशियल फेज पाई बाय 4 है, डायरेक्टली समझ गए, आप इसको साइन में बदलोगे फिर इसकी जांच करोगे, बात क्लियर, ठीक है। तो ये सवाल बहुत सिंपल था, कुछ ही नहीं करना था, तुलना करके ओमेगा की जगह 200, ओमेगा बराबर 200, ओमेगा क्या 2 पाई एफ 200, एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा 200 अपॉन 2 पाई 100 बाई हर्ट्ज, क्लियर। चलिए अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये कह रहा है एसएचएम करता एक कण 1 सेकंड में, एसएचएम करता एक कण 1 सेकंड में 2 दोलन करता है, आवर्ती आवर्तकाल कोणीय आवृत्ति ज्ञात करो। यानी कि इंग्लिश में बोलूं तो एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ठीक है, वो 1 सेकंड में 2 ऑस्किलेशन कर रहा है, 2 ऑस्किलेशन इन 1 सेकंड, ठीक है। तो आपको निकालना है टाइम पीरियड, एंगुलर मतलब आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति ना, पर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों निकालना, ठीक है, आपको निकालना फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 3 चीजें निकालनी है। अब देखो आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ सिर्फ इतना है कि 1 सेकंड में 2 दोलन करता है, क्या करता है वो 1 सेकंड में 2 ऑस्किलेशन करता है। अब 1 सेकंड में 2 ऑस्किलेशन करता है मतलब बात समझ गए, बात सिंपल है। ये दिया हुआ क्या आपको आवृत्ति देती है, डायरेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ भाई, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, आवृत्ति यही तो कहती है कि 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, यानी कि 1 सेकंड में वो कितने ऑस्किलेशन कर सकता है, उसी को बोलते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, बात क्लियर। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2 हर्ट्ज, डायरेक्टली क्या हो जाएगा 2 हर्ट्ज, क्योंकि 1 सेकंड में 2 दोलन करता है, 2 क्या हो जाएगा इसका आवर्ती, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, बात क्लियर। तो आपको एफ 2 हर्ट्ज मालूम पड़ गया, तो आवर्तकाल टी क्या हो जाएगा 1 बाय एफ, यानी कि 1/2, 0.5 सेकेंड, 0.5
सेकेंड। बात क्लियर? ठीक है, अब आपको निकालना है कोणीय आवृत्ति ओमेगा, तो क्या होता है 2 पाई एफ, ठीक है, तो ऐसे लिख दो या फिर 2 पाई बाई टी लिख दो, बात वो क्यों आएगी 2 पाई इंटू एफ कितना दिया हुआ 2, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। बात क्लियर? बात सिंपल, बस सिर्फ सिंपल सी बात ये है कि ये समझना जरूरी था, तो इसीलिए जरूरी है कि फिजिक्स को समझो, रटो नहीं, समझ गए? समझ के करो तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, ठीक है ना? देखो इसमें कितना मस्त क्वेश्चन था, इसने ये नहीं बोला कि भाई आवर्ती 2 सेकंड, इसने ये बोल दिया कि 1 सेकंड में 2 दोलन करता है, बस इसका मतलब 1 सेकंड में जो भी दोलन होते हैं वो क्या होता है, आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। बात क्लियर? हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसएम करते कण की गति का अवकल समीकरण दिया गया है, आपको निकालना आवर्ती, आवर्तकाल, कोणीय आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपको क्या दिया हुआ है, जो एसएसएम करता हुआ पार्टिकल है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अवकल समीकरण आपको ये दिया हुआ है, ठीक है? तो इससे आपको निकालना है आवर्ती, आवर्तकाल, कोणीय आवृत्ति, यानी कि एफ टी एन ओमेगा। अब देखो इसके लिए क्या करोगे आप, स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करोगे, ठीक है? स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास क्या है, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, यही है। तो अब इस इक्वेशन को भी इस फॉर्म में चेंज करना आपने को, ठीक है? यानी कि इसका जो गुणांक है, इसका गुणांक, इसके गुणा में जो भी पार्ट है 1/4 इसको हटाना है, तो 1/4 को हटाने के लिए क्या करोगे, 4 पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो पूरे समीकरण को मैंने 4 से गुणा कर दिया, तो यहां 4 से गुणा किया तो कैंसिल, ये हो जाएगा 4x 0। अब यहां से देख लो मामला सिंपल हो गया, ओमेगा स्क्वायर और कितना आ गया 4, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है? जब ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास 2 रेडियन पर सेकेंड आ गया तो आप एफ निकाल सकते हो भाई, आपको पता है 2 पाई एफ कितना होता है, 2 पाई एफ कितना होता है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, 2 पाई एफ बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, एफ बराबर कितना हो जाएगा 1 बाय पाई, एफ बराबर 1 बाय पाई, किसमें उठ जाएगा हर्ट्ज में। अब टी पूछे तो टी क्या होता है 1 बाय एफ, यानी कि 1/1 पाई उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा पाई सेकेंड, हो जाएगा पाई सेकेंड। बात क्लियर? ठीक है, समझ गए? तो ऐसे करना चीजों को। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए मस्त सवाल बोर्ड पे, ये कह रहा है एसएसएम करते किसी कण का स्थिति समीकरण दिया हुआ है, यानी कि कोई पार्टिकल एसएसएम कर रहा है उसका पोजिशनल इक्वेशन, यानी कि पोजिशनल इक्वेशन का मतलब ये होगा कि एक्स क्या करता है, पोजिशन को शो करता है, स्थिति को बताता है, तो बस उसी का स्थिति समीकरण, इसको बोलते हैं स्थिति समीकरण दिया हुआ। स्थिति समीकरण बोलो, एसएसएम का समीकरण बोलो, ठीक है, बात सेम है। 5 साइन इसके अंदर में पाई टी प्लस पाई बाय 4। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करो, एक तो निकालना आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, क्या निकालना है एम्पलीट्यूड, बात क्लियर? एक पूछा आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी, दूसरा पूछा आवर्तकाल टाइम पीरियड, चौथा पूछा कोणीय आवृत्ति यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तथा एक पूछा टी इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड पर कण की स्थिति, यानी कि ये जो एसएसएम करता है वो पार्टिकल है उसकी टी इज इक्वल टू 1/4 पर पोजीशन क्या होगी, वो किस पोजीशन पे होगा, टी इज इक्वल टू 1/4 पर। बात क्लियर? चलिए अब देखो, पहले तो सिंपल सिंपल चीजें निकाल लेते हैं। पहले पूछा आयाम, तो मैंने बताया भाई अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से आपको मालूम पड़ जाएगा a क्या है, 5 निकल आ जाएगा, आयाम कितना हो जाएगा 5, इसमें मीटर में 5 मीटर। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक चीज मैंने आपको नहीं पूछा लेकिन वो भी पूछ सकते हैं कि भाई 5 यानी कि जो कला नीतांग है, कला नीतांग या फिर प्रारंभिक कला, ठीक है, वो क्या है, वो भी आपसे पूछे, ठीक है, इनिशियल फेज। तो 5 कितना है पाई/4, 5 कितना है पाई/4। बात क्लियर? अब आपको यहां से मालूम पड़ गया ओमेगा कितना है, ओमेगा बराबर पाई है, ओमेगा इक्वल टू पाई है, ठीक है, ओमेगा पाई निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया कोणीय आवृत्ति पाई। यहां से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, ओमेगा पाई है तो आपको पता है 2 पाई एफ बराबर पाई, यहां से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा 1/2, एफ इक्वल 1/2, और यदि एफ इक्वल 1/2 आया तो टी इक्वल कितना आया 2 सेकेंड, और एफ इक्वल 1 बाय हर्ट्ज।
ये किसमें हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड में। बात क्लियर, ये चीजें होगी क्लियर कि ये चीजें आप निकाल सकते हो। ये आयाम साइन के गुणा में जो भी होगा वो क्या बन जाएगा, आयाम बन जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, फेज कांस्टेंट कलानितांक या फिर प्रारंभिक कला बोलो, इनिशियल फेज बोलो, कितना हो जाएगा पाई बाय 4, ये वाला। बात क्लियर। ठीक है, यहां से ओमेगा कितना आ गया, पाई, तुलना करोगे तो ओमेगा कितना, पाई, पाई रेडियन पर सेकंड। अब आपको पता ओमेगा कितना होता है वैल्यू 2 पाई एफ, 2 पाई एफ बराबर पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो एफ इक्वल टू 1/2 हर्ट्ज में आ जाएगा। अब एफ इक्वल टू 1/2 है तो टी इक्वल टू 2 सेकंड। बात क्लियर। अब देखो यहां तक सिंपल चीज है। अब मेन चीज सिखानी है वो है टी इक्वल टू 1/4 सेकंड पर कण की स्थिति। ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, टी इक्वल टू 1/4 सेकंड पर कण की स्थिति कि जो पार्टिकल एसएसएम करता है वो पार्टिकल है वो टी इक्वल टू 1/4 पर कहां होगा। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात है, इसमें वो क्या करना है, इस x में t की जगह 1/4 पुट करना है, यानी कि x एट t इक्वल टू 1/4 क्या हो जाएगा 5 साइन पाई t इक्वल टू 1/4 प्लस पाई बाय 4। बात क्लियर। अब अंदर देखो ये कितना हो रहा है, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा 5/2। ये पूरा क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 2, 5 साइन पाई बाय 2। अब आपको पता है साइन पाई बाय 2 यानी कि वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 5, तो यानी कि x t इक्वल टू 1/4 पे वैल्यू कितनी आएगी, x कितना क्या 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर क्या है, इसका आयाम है, मैक्सिमम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन, यानी कि वो 5 मीटर पे है, यहां पे आ गया कितने 1/4 सेकंड में, कहां आ गया, यहां आ गया। कहां पे आ गया ये 1/4 सेकंड में, यहां आ गया। बात क्लियर, यहां आ गया। अब ये यहां पे कैसे आया, ये तो अपने फॉर्मूले से निकल के आया, ये तो फॉर्मूले से निकल के आया, लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझे तो मैं आपको समझाता हूं, देखना ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, कितना आ गया x इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि t इक्वल टू 1/4 सेकंड पे कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां इस छोटे पे 5 आयाम कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है 5 है, लास्ट पॉइंट कितना 5 ही है, तो 5 तक पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद वापस रिटर्न होना स्टार्ट होगा। आ कब रहा है, x t इक्वल टू 1/4 पर। अब देखो वो क्या रहा है मामला, मामला वो क्या रहा है, अब मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ये अपने मान लिया मेन पोजीशन है, ये x इक्वल 0 वाली कंडीशन। अब देखो, अब मैंने बताया था कि भाई ये एंगल 0 मानते हैं, यहां कहीं पे क्या मानते हैं π/4, यहाँ पे बीच में π/4 वाली स्थिति, यहां पहुंचता है π/2, फिर वापिस आता है ऐसे। ठीक है, पाई 3π/2, फिर वापस 2 पाई। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो अब ये कण ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट, लेकिन ये कण यहां इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं किया है, 0 से स्टार्ट नहीं किया है। क्यों, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग फेज ही कितना है, स्टार्टिंग फेज 0 नहीं होके, स्टार्टिंग फेज जो कला है 0 नहीं होकर कितनी है π/4, यानी कि इसने स्टार्ट कहां से किया है, यहां से स्टार्ट, इसने गति कहां से स्टार्ट की है, यहां से, समझ गए। तो अब इसका एक चक्कर पूरा माना कब जाएगा, जहां से स्टार्ट करे वहां पे आना होता है, तब जाके उसको एक चक्कर माना जाएगा। बात क्लियर ना। ठीक है भाई, ऐसे थोड़ी है कि मतलब यहां से स्टार्ट करके वापस यहां जाके यहां आके रुक गया तो एक चक्कर, नहीं, ये मेन पोजीशन पे तो एक चक्कर तब पूरा होता है, एक राउंड तब पूरा होता है जब वो यहीं से स्टार्ट करे और वापस यहाँ है। अभी यहां से स्टार्ट कर रहा है तो इसको साफ बात है, इसको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, वापिस ऐसे आना है। ठीक, तो यानी कि मतलब ये बात समझ लो कि ये पूरा ऐसे मैं समझा रहा हूं, ये पूरा यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे पूरा ऐसे जाएगा और फिर वापस यहां आके ये आएगा, इतना वापस आएगा, तब ये पूरा उसका एक टाइम पीरियड होगा, एक चक्कर, और उस एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड, क्योंकि टाइम पीरियड कितना निकल के आया अपने 2 सेकंड। देख लो टाइम पीरियड कितना निकल के आया है 2 सेकंड। बात क्लियर, पीछे भी निकाला है। अब टाइम पीरियड 2 सेकंड निकल के आया है। ठीक है, तो साफ बात है, आपको 1 सेकंड में वो क्या करेगा, आधा चक्कर पूरा करेगा, 1 सेकंड में क्या करेगा, आधा चक्कर। अब इसका आधा चक्कर कहां होगा, देखो ध्यान से देखो, इसका आधा चक्कर कहां पे हो रहा है। ठीक है, अब फिर उसके बाद अपने को निकालना है 1/4 तक, यानी कि आधे चक्कर का भी चौथा पार्ट, आधे चक्कर का भी चौथा पार्ट। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड
करूं और फिर मैं देखूं तो इसका जो आधा चक्कर है ना, एक्चुअली में इसका आधा चक्कर देखो, ये आधा चक्कर यहाँ पूरा हो रहा है, ठीक है, आधा चक्कर कहाँ पूरा हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है, आधा चक्कर यहाँ पूरा होता है। लेकिन इसने तो आधा चक्कर भी नहीं किया, क्योंकि आधा चक्कर तो कब होता है, जब वो 1 सेकंड के बाद की स्थिति होती है, तब आधा चक्कर, ठीक है। वो ये बोल रहा है 1/4 है, मतलब जो आधा है चक्कर है ना, उसका भी 1/4 पार्ट। तो यानी कि ये समझ लो कि 1/4 पार्ट कहाँ होगा, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट वापिस यहाँ आया, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये, यानी कि ये 1/4 सेकंड में, 1/4 सेकंड में यहाँ आएगा, अगले 1/4 सेकंड में फिर से यहाँ से π/4 पे आ गया, अगले 1/4 सेकंड में यहाँ जाएगा, अगले 1/4 सेकंड में यहाँ जाएगा, फिर 1/4 सेकंड में यहाँ ऐसे, फिर ये घूमता घूमता वापिस यहाँ आके इसके पूरे 2 सेकंड बन जाएंगे। बात क्लियर? यहाँ से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1/4 सेकंड में यहाँ से स्टार्ट किया तो 1/4 सेकंड में जो पूरा जो चक्कर है उसका 1/4 सेकंड मतलब क्या हो गया, 1/8वां भाग, ये समझ लो, ठीक है। क्योंकि ये देखो सिंपल सी बात है, 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो 1/4 सेकंड में कितने चक्कर पूरा करेगा, तो 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो 1/2 इंटू 1/4, जो एक ही नियम होता है वही, 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो 1 सेकंड में 1/2 चक्कर यानी कि आधा, और 1/4 सेकंड में यानी कि 1/8वां भाग वो पूरा करेगा, अपनी यात्रा का 1/8वां भाग पूरा करेगा, ठीक है। उसको जो टोटल ट्रैवल करना है उसका 1/8 वो ट्रैवल करेगा। तो उसका 1/8 ट्रैवल कितना होगा, 1/8 यही तो होगा, π/4 से π/2 तक जाना, बस समझ गए। एक 1/8 ये हो गया, फिर ये और आ गया तो ये 1/4 हो गया, ये दो 1/4 मिलके 1/2 हो गए, ठीक है। फिर ये से कितना 3/4 हो गया, और यहां जाके पूरा ये राउंड हो गया। बात क्लियर? ठीक है, आप भी ऐसे ही चीजों को दिमाग लगाना। देखो मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, उस पर दिमाग लगाना जरूरी। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेल्फ उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, तब आप सीख नहीं पाओगे अच्छे से। मैं आपको पका पकाया हुआ माल दे रहा हूं जरूर, कि फिर वो ऐसे ही लगेगा कि हाँ मतलब कुछ दिन तक माइंड में रहेगा, फिर आपके माइंड से निकल जाएगा। तो जरूरी है आप उस पर फोकस करें, आप उस पर मेहनत करें। देखो मैं भी कितनी मेहनत करता हूँ, पसीना पसीना आ गया मेरे को, ठीक है। हाँ, तो आप भी इस पे मेहनत करें, चीजों को मतलब ऐसे पोस्टमार्टम की तरफ देखिए, मतलब अच्छा यहाँ से यहाँ मोशन करेगा, यहाँ से अच्छा ये होगा, समझ गए। तो इस स्थिति में क्या स्पेशल केस क्या है, अगर ये π/4 नहीं होता ना, ये अगर मान लो ये π/4 नहीं होता, ठीक है, मान लिया π/4 नहीं है, तो π/4 नहीं होता ना, तो फिर इस कंडीशन में गति यहां से स्टार्ट होती, गति कहां से स्टार्ट होती, यहां से। बात क्लियर? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सॉरी आगे क्या, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इतना न्यूमेरिकल काफी है, अब आप थोड़ा खुद प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।